हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडुटैप में। मैं हूं आपके साथ मोना अग्रवाल। तो हम यहां पर FCI AG3 की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर मैं आपको जनरल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूं। ठीक है, तो इसके पहले हमने एसिड एंड बेस पूरा कर लिया था। हमने जो सेकेंड टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे लगता है आपने पार्ट 1 बहुत अच्छे से देख लिया होगा। मैंने आपको हर बार कहा है कि हर पार्ट एक दूसरे से लिंक रहने वाले हैं। हमने पहले पार्ट में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पूरी प्रॉपर्टीज देखी थी कि मेटल्स कैसे होते हैं और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं। आज हम पार्ट 2 में कौन से मेटल और कौन सा नॉन मेटल कहाँ पर यूज किया जाता है ये इस पार्ट में पढ़ने वाले। ये पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिनको PDF की रिक्वायरमेंट है वो टेलीग्राम चैनल को भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ कि डेली आपकी क्लास 2 PM होने वाली है। ठीक है, डेली मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास 2 PM वाली होने वाली है हर सब्जेक्ट की। तो जो आपको मंडे को होने वाली जनरल स्टडीज की दीपक सर पढ़ाने वाले हैं। अगेन ट्यूसडे को वापस से जनरल स्टडी में दीपक सर ही आपकी क्लास लेने वाले हैं। वेडनेसडे को जनरल साइंस की मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ। थर्सडे को टेक्निकल ARD बोटेनी और जूलॉजी ये आपको शामली मैम पढ़ाने वाले। फ्राइडे को अकाउंट जो रहेगा संतोष सर आपको कराने वाले हैं। तो वीक में ये जो 5 डे क्लास होने वाली है इससे आपका हर सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपको डेली 2 PM को क्लास करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। अब देखिए, आयरन जो है वो हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है। आयरन हम किससे बनाएंगे, या कोई भी जो मेटल है वो हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है कि हमने क्या की, माइनिंग की और हमें मेटल मिल गया। ऐसा नहीं होता है। मेटल जो बनते हैं किससे बनते हैं, ओर से बनते हैं। पहले जब हम माइनिंग करते, डिगिंग करते हैं तो हमें पहले ओर मिलता है। उस ओर से अलग अलग मेथड से क्या बनाया जाता है, मेटल बनाया जाता है। उसको प्यूरिफाई किया जाता है, कैल्सिनेशन की जाती है, स्मेल्टिंग की जाती है, रोस्टिंग की जाती है, और उसके बाद हमें मेटल मिलता है। तो आपको पूछ रहा है कि जो आयरन है जब हमें उसे ओर से निकालना है, जब हमें उस ओर से आयरन को बनाना है तो हम कौन सी चीज का यूज करेंगे। तो आपको याद रखना है कार्बन। किसका यूज करने वाले हैं, कार्बन का यूज करने वाले हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि ये पूरा मेथड क्या होता है। ये मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि सबसे पहले अगर आयरन को उसके ओर से बनाना है तो हम कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। कार्बन को कैसे यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड आपको याद रखना है। तो कार्बन जो रहता है कैसे यूज किया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब रिड्यूस करना, उसको डिस्प्लेस कर देना अपनी जगह से, उसे क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी अच्छे से समझेंगे रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या होता है। तो ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ पर किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस में ये मेथड किया जाता है। इसमें सबसे पहले कार्बन को कोक के फॉर्म में यूज करते हैं। कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स है। हम यहाँ पर जो आयरन बना रहे हैं, हम जो ओर से आयरन को बना रहे हैं उसमें आपको जो कार्बन का फॉर्म यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, कोक यूज करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम इस कोक को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे। सबसे पहले कोक को किससे रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, और ये क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। इस कोक को हमने किससे रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, और इसने क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इस मेथड को कहते हैं कंबशन। देखिए, एक क्वेश्चन में हम 3 मेथड के बारे में और पढ़ रहे हैं। तो कंबशन का मतलब क्या होता है, जब भी किसी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने कोक को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया और उसने क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेथड क्या होता है, कंबशन। दूसरा काम क्या करने वाले हैं कि जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, उसको हम क्या करेंगे, फिर से कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे। जो हमने कार्बन को किस फॉर्म में यूज किया है, कोक के फॉर्म में। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला है उसे वापस से हम कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मेथड को कहा जाता है रिडक्शन।
तो देखिए यहाँ पर रिडक्शन कैसे हो रहा है, कार्बन जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ये वाला जो कार्बन है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है और ये क्या बना ले रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो ये मेथड को क्या कहते हैं, रिडक्शन। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिला है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड मिला है रिडक्शन प्रोसेस में, उसको हम आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्योंकि हमें बनाना क्या है, आयरन बनाना है। तो आयरन का हमें पहले ऑक्साइड लेना पड़ेगा, प्योर आयरन तो हमें मिलेगा नहीं पहले से। तो हम क्या करेंगे, आयरन को ऑक्साइड के फॉर्म में लेंगे और उसके साथ इस कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे, तो हमें हमारा जो हमें आयरन बनाना था वो हमें आयरन मिल जाएगा। तो Fe हमें मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो फिर से बाहर निकल गया। तो ये वाला जो तीसरा मेथड है उसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड रिडक्शन। इस मेथड को क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड रिडक्शन। तो हमने 3 मेथड के बारे में पढ़ा। सबसे पहले होगी कंबशन। कंबशन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बन के प्रेजेंस में रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को हम आयरन ऑक्साइड से पास कराएंगे ताकि हमें आयरन चाहिए, प्योर आयरन चाहिए। तो आयरन ऑक्साइड से हम क्या करने वाले हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को पास कराएंगे और हमें प्योर आयरन मिल जाएगा। ये जो मेथड है हम आयरन एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। आयरन एक्सट्रैक्शन के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। हमें आयरन डायरेक्टली नहीं मिलता, ये ओर से बनता है। ठीक है, क्लियर है। इतनी बातें आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपकी एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर कंबशन। तो अभी मैंने आपको कंबशन का मतलब तो बता दिया है कि कंबशन का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करना, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम कोई भी चीज को जलाते हैं, कोई भी चीज को बर्न करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कंबशन कहा जाता है। तो क्या जरूरी है कंबशन करने के लिए, क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। तो आपको याद रखना है कि जब भी अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी चीज कंबस्टिबल नहीं होगी, कोई भी चीज बर्न नहीं होगी। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है जो कंबशन के लिए यूज होता है वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो की कंपोनेंट है किसके लिए, कंबशन के लिए। अब कंबशन हमने जब से देख रहे हैं कि कंबशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। दूसरा क्वेश्चन कंबशन से ये पूछता है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट एग्जिट होती है या हीट रिलीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सो। और एंडो का मतलब होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो कंबशन, जब भी हम कोई चीज जलाते, कोई भी चीज बर्न करते तो वहां से हीट निकलती ही है। इसका मतलब कंबशन जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है कि कंबशन जो है वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक। तो आपको याद रखना है कंबशन जो है क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये कंबशन कभी भी ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो ये कंबशन नहीं हो सकता। इसीलिए ऑक्सीजन जो है इसका मेन कंपोनेंट है किसके लिए, कंबशन के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड। तो जब भी आयरन में रस्ट लगता है, आपको पता है कि आयरन की कोई भी मटेरियल हो, लोहे की कोई भी मटेरियल हो, उसमें थोड़े दिन में जंग लगना, रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आयरन में रस्ट किसकी वजह से लगता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आयरन में जो रस्ट लगता है वो किसकी वजह से लगता है, जब उसे हम खुला छोड़ देते हैं। जब उसे हम एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं तो एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, साथ ही साथ वाटर वेपर भी रहता है, साथ ही साथ वाटर वेपर भी रहता है। तो जब भी आयरन ये ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर रस्टिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, रस्टिंग आ जाती है, यानी कि वो क्या बना लेता है, Fe2O3। क्या बना लेता है, Fe2O3। ये किसका फॉर्मूला है, रस्ट का फॉर्मूला है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो आपको याद रखना है Fe2O3, यही क्या है, हमारा आयरन ऑक्साइड है। इसे और क्या कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन में जब भी रस्ट से अगर उसे बचाना है, या तो हम पेंट कर देते हैं, जैसे हमारे कूलर्स वगैरह हो गए, उसे हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, या तो उसे ग्रीसिंग की जाती है, या तो आयरन में जिंक की कोटिंग की जाती है। आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग कर देते हैं, जिंक मेटल की कोटिंग कर देते हैं। तो आयरन जो है रस्टिंग होने से बच जाता है। इस मेथड को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन।
ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जब हम आयरन पे जिंक की कोटिंग करते हैं और इस मेथड से हम अपने आयरन को रस्टिंग से बचा रहे हैं, और ये मेथड क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। एक बार इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब भी यही होता है कि एक मेटल को दूसरे मेटल की परत चढ़ाना, दूसरे मेटल से कोट करना, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पूछता तब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी उसका आंसर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड मेंशन ही नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं आएगा। उसके बाद अगर एलॉइंग देखते हैं तो एलॉइंग का मतलब क्या होता है? हम अलग अलग मेटल्स को अगर एक साथ जोड़ते हैं, अलग अलग मेटल को एक साथ जोड़ते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मुझे कॉपर और टीन को मैंने जोड़ा, कॉपर और टीन को मैंने जोड़ा तो वो क्या बना लेता है? ब्रॉन्ज बना लेता है। तो जब हम अलग अलग मेटल को जोड़ते हैं और उससे नया मेटल बनता है, उस मेथड को कहते हैं एलॉइंग। एनोडाइजिंग जो रहता है ये एल्यूमिनियम के लिए रहता है, याद रखना है। एल्यूमिनियम को अगर रस्टिंग से बचाना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? एनोडाइजिंग का। यहाँ पे आयरन के लिए पूछा था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? गैल्वेनाइजेशन। इसमें हम जिंक की कोटिंग करते हैं, ये वर्ड भी याद रखना है, जिंक। जब भी आयरन पे जिंक की कोटिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग थर्मामीटर्स ड्यू टू इट्स हाई एक्सपेंशन रेट? आपको पूछ रहा है कि आप थर्मामीटर्स में क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहले थर्मामीटर्स क्या होते हैं? जब भी हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना रहता है तो हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। आपने देखे होंगे जो पहले जो थर्मामीटर आता था उसमें जब भी हम उसे मुंह में डालते थे तो कुछ सिल्वर कलर की जो चीज है ऊपर नीचे होती रहती थी। वो जो सिल्वर चीजें थी वो क्या है? हमारा मर्क्यूरी है। क्या है? मर्क्यूरी। तो आपको याद रखना है कि जो थर्मामीटर में यूज होता है वो कौन सा मेटल रहता है? मर्क्यूरी रहता है। तो मर्क्यूरी के ऊपर कुछ बातें कर लेते हैं, आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो थर्मामीटर में यूज होता है क्योंकि ये हाई और यूनिफॉर्म रेट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। इसका जो एक्सपेंशन रेट है वो क्या है? हाई है, जल्दी से एक्सपेंड हो जाता है। मैंने क्या कहा? आपने कोई सिल्वर कलर की चीज ऊपर होते हुए देखी होगी, वो ऊपर हो रहा है, इसका मतलब उसमें क्या है? हाई एक्सपेंशन रेट है। ठीक है, ये टेम्परेचर को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकता है। ये एक ऐसा मेटल है। आपको पहले ये याद रखना है कि मर्क्यूरी मेटल है कि नॉन मेटल है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि मर्क्यूरी क्या है? मेटल है, और इसमें हाई एक्सपेंशन रेट वाली प्रॉपर्टी है, और साथ ही साथ ये क्या करता है? ग्लास पर स्टिक नहीं होता। आपको पता होगा कि हमारा थर्मामीटर ग्लास से बना होता है, तो ग्लास में मर्क्यूरी जो है चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं होता, इसीलिए मर्क्यूरी को यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये पूछता है, ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है? आपको मैंने जब मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी समझाई तो मैंने क्या कहा कि मेटल सॉलिड होते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं, सोनोरस होते हैं, जब भी हम उसे बजाते हैं तो उससे आवाज आती है। लेकिन सिर्फ मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जितने भी एक्सेप्शन रहते हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। साथ ही साथ आपको गैलियम भी याद रखना है। गैलियम भी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड। जब भी हम ओर को क्या करते हैं? एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं। अब हमने क्या करना है? ओर से मेटल बनाना है। तो ओर से मेटल बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। स्मेल्टिंग होता है, रोस्टिंग होता है, कैल्सिनेशन होता है, ये सारे अलग अलग मेथड है, अलग अलग मेटल्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो ऐसा मेथड आपको बताना है जिसमें इन द एब्सेंस ऑफ एयर हो रहा है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहां पर नहीं है, ऐसे मेथड से जब हम मेटल को बनाते हैं उस मेथड को कहा जाता है कैल्सिनेशन। क्या कहा जाता है? कैल्सिनेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको याद रखना है कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग और रोस्टिंग, ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ओर से मेटल बनाते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर बनाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रहेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रहेगा तो उसे क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं।
क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। एब्सेंस पूछा है कि प्रेजेंस पूछा है। एब्सेंस ऑफ एयर में कहेंगे तो कैल्सिनेशन, प्रेजेंस ऑफ एयर में कहेंगे तो रोस्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब होता है मेल्ट करना। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि ओर्स को मेल्ट कर देते हैं और उससे क्या बन जाता है, मेटल बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कैल्सिनेशन ऐसा मेथड है जब हम ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एयर, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। ये ज्यादातर आपको याद रखना है कार्बोनेट ओर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये भी पूछता है, सल्फाइड ओर्स होते हैं और कार्बोनेट ओर्स होते हैं, ठीक है। तो कैल्सिनेशन जो रहता है कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज करते हैं। कार्बोनेट ओर्स जो रहते हैं उसके लिए कैल्सिनेशन मेथड का यूज होता है, और रोस्टिंग जो रहता है सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम का मेन ओर क्या है, यानी कि एल्यूमिनियम कौन से ओर से बनता है। तो एल्यूमिनियम के बहुत सारे ओर्स है, बहुत सारे ओर्स है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ओर है वो एल्यूमिनियम का वो है बॉक्साइट। वो कौन सा ओर है, बॉक्साइट। साथ ही साथ आपको याद रखना है, बॉक्साइट तो आपके लिए एल्यूमिनियम का ओर है, बाकी सारे ओर्स को भी आपको याद रखना है। एक बार देख लेते हैं, हेमेटाइट, हेमेटाइट जो है और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों किसके ओर है, आयरन के ओर है। गैलेना, गैलेना जो ओर है वो किसका ओर है, लेड का। लेड मतलब होता है पीबी। और सिनेबार जो है वो किसका ओर है, मर्क्यूरी का। जो मर्क्यूरी अभी देखा हमने लिक्विड स्टेट में मिलता है, वो मर्क्यूरी हम डायरेक्ट नहीं बनाते, वो कौन से ओर से बनाते हैं, सिनेबार से बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो बॉक्साइट जो है वो किसका ओर है, एल्यूमिनियम का। इसमें जो एल्यूमिनियम मिलता है वो कौन से फॉर्म में मिलता है, एल्यूमिनियम Al2O3 के फॉर्म में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में, Al2O3 के फॉर्म में मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। सारे ओर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट एनी टेम्परेचर। ऐसा कौन सा मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है वो है कौन सा, गोल्ड। गोल्ड जो है वो क्या है, हमारा नोबल मेटल है। गोल्ड जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है, और वो कोई भी वाटर से रिएक्ट नहीं होता। कोई भी वाटर, यानी कि चाहे हॉट वाटर हो चाहे कोल्ड वाटर हो, किसी से भी रिएक्ट नहीं होता। तो वो कौन सा है, गोल्ड। अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करेंगे, ये सोडियम और ये पोटेशियम कोई भी वाटर से रिएक्ट हो सकते हैं, चाहे वो हॉट वाटर हो चाहे कोल्ड वाटर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सोडियम और पोटेशियम जो है हॉट से भी और कोल्ड से भी, दोनों से रिएक्ट होते हैं, ठीक है। कैल्शियम भी रिएक्ट होता है लेकिन बहुत स्लोली रिएक्ट होता है। और आपको मैग्नीशियम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मैग्नीशियम आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम जो है सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट होता है। किससे रिएक्ट होता है, सिर्फ हॉट वाटर से, कोल्ड वाटर से वो रिएक्ट नहीं होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो गोल्ड जो है वो हमारा नोबल मेटल है, ये किसी भी वाटर से रिएक्ट नहीं होता, कोई भी टेम्परेचर से रिएक्ट नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। गोल्ड की जो भी हम चीज़ें पहनते हैं, अगर हमने उससे पानी लगा भी दिया तो वो रिएक्ट नहीं करता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, केमिकल यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग कॉपर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अब कॉपर हमने बना लिया, मान लीजिए हमने ओर से कॉपर को बना लिया, लेकिन कॉपर जब हम बनाते हैं उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ जाती है। इम्प्योरिटीज हटाने के लिए हम मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इस इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा एसिड यूज होता है, ये आपको याद रखना है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जब भी हम कॉपर को प्यूरिफाई करते हैं, कौन से मेथड से करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से। और ये इलेक्ट्रोलिसिस में हम कौन सा एसिड यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला एग्जाम में दे सकता है H2SO4, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कॉपर जो हमने ओर से बनाया उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज आएगी और उसे हमें प्योरीफाई करना रहेगा। और किससे प्योरीफाई करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस से, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करके, H2SO4 का इस्तेमाल करके, ठीक है। तब जब हम इसमें इलेक्ट्रोलिसिस मेथड कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, जैसे ही हमने उसमें से करंट पास कराया, तो कॉपर जो है किसके पास चला जाएगा, एनोड के पास। कॉपर जो है किसके पास चला जाएगा, एनोड के पास। और
मतलब इम्प्योर कॉपर जो है वो एनोड के पास चला जाएगा और प्योर कॉपर किसके पास चला जाएगा, कैथोड के पास। इस तरीके से हम कैथोड कॉपर को प्योरीफाई कर लेंगे। इम्प्योर कॉपर कहाँ पे मिलेगा, एनोड में। हम 2 रॉड्स उसमें डालेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस 2 रॉड से होती है, एक रॉड एनोड होती है, एक रॉड कैथोड होती है। तो एनोड के पास इम्प्योर चले जाएगा और कैथोड के पास प्योर कॉपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू इट्स लाइट वेट। आपको बताना है ऐसा कौन सा मेटल है जिसे हम एयरक्राफ्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। अब एयरक्राफ्ट जो रहता है वो हल्का रहना चाहिए, ऐसा मेटल यूज करना चाहिए जो हल्का है, जो लाइट वेट का है। तो हम किसका यूज करते हैं, आपको आंसर पहले ही दिख गया, एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट में हम किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम मेटल का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी एकदम कम रहती है, ये एकदम हल्का रहता है, इसकी डेंसिटी एकदम कम रहती है ताकि एयरक्राफ्ट अच्छे से उड़ सके। अगर भारी रहेगा तो वो अच्छे से नहीं उड़ पाएगा। तो एयरक्राफ्ट को लाइट वेट रखने के लिए एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। साथ ही साथ इसमें कोरोजन नहीं होता है, इसमें जंग नहीं लगती है, रस्टिंग नहीं होती है, इसीलिए भी एल्यूमिनियम का यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच नॉन मेटल इज यूज इन फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलाइजर में हम कौन से नॉन मेटल का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स आपको पता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो फार्मर्स रहते हैं वो फर्टिलाइजर्स डालते हैं। तो फर्टिलाइजर्स जो मेनली यूज करते हैं वो यूज करते हैं NPK। कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, NPK। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब फॉस्फोरस, K का मतलब पोटेशियम। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हमें फॉस्फोरस दिख रहा है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर में आपका नॉन मेटल पूछा है, सॉरी नॉन मेटल, फॉस्फोरस नहीं है, नॉन मेटल जो है वो क्या है, नाइट्रोजन। आपको पहले तीनों चेक करना है, नाइट्रोजन है कि नहीं, फॉस्फोरस है कि नहीं, पोटेशियम है कि नहीं। तो हमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दिख रहा है। फॉस्फोरस जो है और जो नाइट्रोजन है उसमें से आपको चेक करना है कि नॉन मेटल कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो नॉन मेटल दिख रहा है वो कौन सा है, नाइट्रोजन। तो फर्टिलाइजर्स में कौन सा नॉन मेटल यूज होता है, नाइट्रोजन यूज होता है फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो क्या है, इसका की कंपोनेंट है, किसके लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए। ठीक है, क्लियर है। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है उसका नाम भी याद रखना है, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो आपकी क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज करता है। इसीलिए आपने ध्यान देना है कि जो फर्टिलाइजर्स में एक तो अमोनिया यूज होता है, एक तो नाइट्रोजन यूज होता है। तो ये थे हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।